नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भौतिक विज्ञान के टॉपिकों को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी स्टेशन, जिला पाली, YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक रहेगा हमारा गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाइए। आप सब जानते हैं कि चालक और अचालक गोले पर आवेश प्रदान करने पर क्या अंतर स्पष्ट होता है। जब किसी चालक गोले को हम आवेश प्रदान करते हैं तो आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, क्योंकि आवेशों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण होगा तो वो अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमने एक चालक लिया, जैसे ही हम इसको आवेश देने की कोशिश करेंगे तो चालक के अंदर आवेश नहीं रहता। ये आवेश कहाँ चला जाएगा? यहाँ से हट के ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा ऐसे, और पृष्ठ पर फैलेगा। सारे आवेश धनात्मक हैं, यानी समान प्रकृति के हैं, तो इन आवेशों के मध्य आपस में क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षण हो जाएगा। और प्रतिकर्षण हो जाएगा तो ये अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए और पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाते हैं। जबकि अचालक के गोलों में ऐसा नहीं होता। अचालक के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण, यानी आवेश वाहक हैं जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले स्थानांतरित करने या ले जाने के काम आते हैं, वो अचालक गोले में नहीं होते। चालक में होते हैं आवेश वाहक, जिसकी वजह से वो आवेश को पृष्ठ पर स्थानांतरित करते हैं। जबकि अचालक में आवेश वाहक न होने के कारण जब उसको हम आवेश देंगे तो जिस भाग पर, मान लीजिए ये हमारा अचालक गोला है, हमने यहाँ आवेश दे दिया तो ये अपने आप यहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आवेश यहाँ से हट के सब जगह समान रूप से फैल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चालक में सभी संपूर्ण भाग में एक समान रूप से फैलते हैं, जबकि अचालक गोले में जिस स्थान पर आप आवेश रखोगे वह उसी स्थान पर रहेगा। ये आप अंतर समझ लें। इसलिए चालक जब आवेशित गोले की बात करते हैं तो उस समय हम समरूप शब्द का प्रयोग करें या न करें उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन जब अचालक गोला हो तो उस समय समरूप आवेशित लिखना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा जो गोला है अचालक, इसके ऊपर समान रूप से इसके संपूर्ण आयतन में आवेश फैला हुआ है। हम मान लेते हैं कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसका आयतन है वो V है, और आयतन क्या होता है? V बराबर है 4/3 पाई कैपिटल R की 3, ये इसका आयतन हो जाएगा। और इस गोले को हमने Q आवेश दिया है। तो जैसे ही Q आवेश, और कैसे दिया है? इस प्रकार इस पर वितरित किया है कि संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा हेडिंग है समरूप आवेशित अचालक। तो आपके मन में ये भी उठता होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि समरूप आवेशित चालक न हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अचालक गोले में जहाँ आवेश देंगे वहीं रहेगा। जिस भाग में ज़्यादा आवेश प्रदान करोगे वहाँ ज़्यादा आवेश रहेगा, जिस भाग में कम आवेश दोगे उस भाग में कम आवेश हो जाएगा, जिससे वो असमरूप आवेशित हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो समरूप आवेशित चालक गोले के लिए। तो हमने क्या किया? एक R त्रिज्या का अचालक गोला लिया, उस पर Q आवेश एक समान रूप से फैला और यह इसके संपूर्ण आयतन के अंदर फैल चुका है। अब हमने क्या किया कि हम किसी गोला लेके R त्रिज्या का, अब क्या करेंगे? हम किसी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे, जिस बिंदु के ऊपर हम इस संपूर्ण गोले के ऊपर फैले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, ये P बिंदु की यहाँ 3 स्थितियाँ हो सकती हैं मूलतः, कि पहला क्या हो सकता है? P बिंदु बाहर हो, दूसरा ये हो सकता है उसके पृष्ठ पर हो,
और तीसरा ये हो सकता है उसके अंदर हो। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अवस्थाएं हो सकती हैं कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो गोले के बाहर स्थित हो, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये है हमारे गोले की त्रिज्या और ये है पी बिंदु की दूरी। तो आर, छोटा आर बड़े आर से जब बड़ा होगा तो इसका मतलब पी बिंदु अल्टीमेट बाहर हो जाएगा। दूसरा केस हमारा है कि बिंदु पी गोले की सतह के ऊपर, जब सतह के ऊपर होगा तो आर बराबर है आर, यानी पी बिंदु की दूरी उस गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और तीसरा केस हो सकता है कि पी बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, तो हमारा ये गोला लिया है इसके अंदर होगा तो आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। हम पहला केस लेते हैं कि जब पी बिंदु गोले के बाहर हो। जब ये चित्र में दर्शाया भी है, ये हमारा जो डार्क लाइन वाला है ये हमारा एक गोला है, इसके ऊपर हमारी ये हमने कैपिटल आर त्रिज्या ले ली। इसके ये ध्यान रखना संपूर्ण आयतन में आवेश फैला हुआ है, ये अंदर भी इसके आवेश है और बाहर भी आवेश है इस गोले के ऊपर सतह पर, इस तरीके से फैला हुआ है। तो आप इसको जब चित्र बनाएं अपनी कॉपी के अंदर तो इसके अंदर भी आवेश बनाना है आपको, ठीक है, ऐसे आवेश अब बना लेंगे। तो इस चित्र में देखिए ये एक हमारा गोला ले लिया हमने जो पूर्ण रूप से आवेश से एक समान रूप से फैला हुआ है। हम क्या करते हैं कि एक बिंदु P ले लेते हैं जो बाहर हो इसके, ये बिंदु हमने यहाँ P बिंदु ले लिया जिसकी दूरी कितनी है स्मॉल r। इस हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार लेना है कि ये P बिंदु उसके ऊपर उपस्थित हो। तो ये डॉटेड लाइन वाला है हमारा, ये हमने गाउसियन पृष्ठ की मान लेते हैं। आप देखेंगे कि गाउसियन पृष्ठ लिया तो इस गाउसियन पृष्ठ की इस केंद्र बिंदु O से दूरी समान है और समान दूरी है तो प्रत्येक बिंदु पर, यानी इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अब गाउस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गाउस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे यहाँ ds, ये ds, इसकी दिशा n के द्वारा बाहर की ओर दर्शाई जाएगी और धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। तो गाउस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं इसके लिए। ये हमने गाउस प्रमेय पढ़ी हुई है कि E डॉट ds बंद समाकलन में किसके बराबर होता है, इस गोले से निर्गत होने वाली विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा और वो मान किसके बराबर था, Q बाई एप्सिलॉन 0, यानी E डॉट ds सदिश बंद समाकलन पृष्ठ में Q अपॉन एप्सिलॉन 0 निर्वात में। ये हमारा पहला समीकरण है, गाउस प्रमेय या गाउस नियम यही है। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे, अभी हमने देखा कि E और ds दोनों परस्पर समानांतर हैं, यानी दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। तो हम इस लेफ्ट साइड को लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कोस थीटा आएगा, लेकिन E सतह के लंबवत है और E अभिलंब सदिश के समानांतर है। देखो मैंने यहाँ दोनों बात क्लियर कर दी। पहली बात क्लियर कर दी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक गोले या चालक गोले के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती हैं। और दूसरी बात यह स्पष्ट कर दी कि जो विद्युत क्षेत्र जब बाहर की ओर होगा तो वो अभिलंब इकाई सदिश के समानांतर होगा। क्यों? क्योंकि अभिलंब इकाई सदिश भी क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। तो E और जो हमारा n है ये दोनों समानांतर होने के कारण थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। हम यहाँ थीटा का मान 0 रख देंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस आता है। तो क्या बन जाएगा, E ds कोस ऑफ 0। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। ये हमारा E ds के बराबर हो गया। लेकिन गाउसियन पृष्ठ को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, गोला। गाउसियन पृष्ठ क्या था, गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बंद पृष्ठ पर, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हमने। बंद समाकलन ds किसके बराबर होता है, 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है गोले का क्षेत्रफल, 4 पाई r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब ये 4 पाई r स्क्वायर ds का मान है, इसको समीकरण 2 में रख दो। इसमें जब समीकरण 2 में रखोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, E ds का मान क्या बन जाएगा, E ऐसे का ऐसा और ds समाकलन का कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू बन जाएगी।
ये जैसे ही वैल्यू आ जाए तो इसको उठा के हम गाउस प्रमेय के प्रथम समीकरण में रख देंगे। प्रथम समीकरण ये था, यानी ई डॉट डी एस की वैल्यू निकल गई और क्यू इसका आवेश था और एप्सिलॉन 0 है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ई 4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन 0। 4πr² को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। यानी आपने अगर नोट किया हो तो जैसा चालक को गोले या गोलीय आवेशित कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जब बिंदु P बाहर हो, सेम वैसे का वैसा अचालक गोले के लिए भी आर्टिकल वैसे का वैसा होता है। इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। ये तो हमारा सिंपल था। अगर हम समरूप आवेशित अचालक गोला है तो इसके हमें आयतन घनत्व का पता होगा, और जब आयतन घनत्व का पता है तो उसके पदों में लिखना हो। गोले के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। जब आयतन में हो तो आवेश घनत्व को रो से लिखते थे, और ये क्या होता था, आवेश बटे हुए आयतन। आवेश बटे आयतन। आवेश कितना ले रखा हमने, क्यू, और आयतन पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये हमारा आवेश घनत्व हो गया। तो आवेश का मान निकाल सकते हैं हम। आवेश का मान निकाल के देख लो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्यू बराबर है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ कैसा है, इसको लिखने का ऐसा तरीका है कि रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर की 3, ऐसे है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये इस तरीके से इसको लिख देंगे। क्यू निकालना हो तो ये नीचे वाली संख्या है इस रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आवेश का मान। और इस आवेश के मान को कहाँ रख देना हमने, समीकरण 3 में। जब समीकरण 3 में मान रखोगे तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ई बराबर है, क्यू का मान ये उठा के रखो, 4/3 पाई आर की 3 रो, आर की 3, ये आर की 3 रो, अपॉन में यहाँ क्या है पहले से ही 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बाकी हमारा जो भी बचेगा वो हमारा आंसर रह जाएगा। ई बराबर कितना आ गया, आर की 3 इंटू रो। देखो एक तो ये बच गया आर की 3, एक ये बच गया रो, ये दो तो ऊपर बचेंगे बटे हुए, ये 3 है ये नीचे चला जाएगा, और आर स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 बचा हुआ है। तो हम इसको दूसरे पदों के रूप में, यानी जब हमें आवेश घनत्व दे रखा हो तो उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रूप में हो जाएगी। ये हमारा पहला केस था। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं कि जब हमारा P बिंदु गोले की सतह के ऊपर उपस्थित हो। इसकी शर्त क्या थी कि गोले की जो हमारा गाउसियन पृष्ठ होगा वो अचालक गोले का पृष्ठ के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी ये हमारा गोला है, यही हमारा फिर गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा। तो R बराबर किसके हो जाएगी, कैपिटल R के। तो हमारे जो ऊपर आंसर निकले हैं समीकरण 3 में, उस समीकरण 3 और 4 में हम क्या करेंगे, इस R को जो स्मॉल r है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे। देखिए आप क्या बन जाएगा, ये है हमारा एक तो ये आंसर है। इस आर स्क्वायर की जगह हम कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, E बराबर है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। और अगर हमें आवेश घनत्व के पद में रखना चाहें तो क्या बन जाएगा, E बराबर है, ऊपर तो क्या था हमारा R की 3 रो अपॉन नीचे क्या था 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r था इसकी जगह कैपिटल R स्क्वायर। R स्क्वायर से काटोगे तो एक R बचेगा, ऊपर क्या बचेगा R और रो और नीचे 3 और एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। कब कहाँ बनेगा ये, जब हमारा P बिंदु कहाँ उपस्थित हो, पृष्ठ के ऊपर उपस्थित हो। और ध्यान रखना मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट बात लिख दी है कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। ये हम बाद में इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन मैंने यहीं डाल दिया इसको। हमारा नेक्स्ट केस आता है थर्ड केस, कि जब हमारा P बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। ये हमारा गोला है, ये डार्क लाइन, ये कैपिटल R त्रिज्या का है, हमने इस P बिंदु इसके अंदर लिया है और ये इतना सा भाग हो गया। देखिए इसमें अब समझने की बहुत अच्छी बात है, जब गोलीय कोश था तो उसके लिए तो हमारी शर्त क्या थी कि गोलीय कोश के अंदर आवेश का मान 0 हो जाता है, और आवेश का मान जब 0 हो जाएगा
तो इसका मतलब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होगा तो तीव्रता अपने आप शून्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, जब आवेश इसके संपूर्ण आयतन में फैला है तो कितना भी छोटा भाग ले लो आप, जितना भी छोटा भाग लेंगे तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आपका ये जो आवेश है वो फैला हुआ है। तो हमने क्या किया, ये एक छोटा गोला लिया। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे के ऊपर आवेश कितना था, Q। तो इस छोटे गोले के अंदर तो आवेश कम होगा ना, उसका नाम दे दिया Q डैश। और ये जो दोनों के बीच में यानी गोले के और जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया इसके बीच का ये भाग है, यहाँ से देख लो बीच का भाग कौन सा, ये तो हमारा गाउसियन पृष्ठ हो गया, ये हमारा गोला हो गया। ये वाला भाग जो है, इस भाग में आवेश कितना बचेगा, इसका कुल आवेश कितना है Q माइनस, और इस अंदर वाले भाग में कितना लिया हमने Q डैश, ये इसके बाहर वाले भाग में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये वाला जो आवेश आएगा Q माइनस Q डैश, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई रोल अदा नहीं करेगा, यानी इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है कि गाउसियन पृष्ठ तो ये है, और हमने बात पढ़ी हुई है कि गाउस की थ्योरम ये कहती है कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा केवल वही उस पर प्रभाव डालता है, बाहर का आवेश नहीं। और ये वाला आवेश कहाँ हो जाएगा, ये बाहर का आवेश हो जाएगा। इसलिए Q माइनस Q डैश आवेश के कारण तीव्रता का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। मैंने यहाँ इसको समझाया भी है, आप इसको देख भी सकते हैं कि यह गाउसियन पृष्ठ के अंदर नहीं होने के कारण इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य। तो केवल कितना आवेश टेक पार्ट करेगा, ये इतने से भाग में जो आवेश है, और वो कितना है Q डैश। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, अब हमें Q डैश का पता नहीं। अगर गाउस का नियम लगाओगे तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा, गाउस का नियम था E डॉट ds बंद समाकलन बराबर है आवेश, आवेश कौन सा, परिबद्ध आवेश Q डैश अपॉन एप्सिलॉन जी। लेकिन हमें तो Q डैश का पता ही नहीं है, हमें तो किसका पता है, कुल आवेश का पता है, या हमें घनत्व का पता है। तो हम Q डैश का मान कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ बड़ा अच्छा कंसेप्ट है समझने का। हमारा संपूर्ण आयतन में कितना आवेश दिया हुआ पूरे गोले के ऊपर, Q, यानी 4/3 पाई R की 3 भाग आयतन में आवेश कितना है Q। एकांक आयतन में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई R की 3। हमें चाहिए कितने भाग में, थोड़े से गाउसियन पृष्ठ वाले में, और जिसकी त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल r की क्यूब। तो हम कितने भाग में चाहते हैं, 4/3 पाई R की 3 भाग में कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। समझ में आ गया ना, एक एक नियम का है ये कि हमें पूरे आयतन का पता है और संपूर्ण के ऊपर आवेश कितना, इस भाग का पता हमने, यानी 4/3 पाई R की 3 आयतन में आवेश उपस्थित है Q। एकांक आयतन में कितना हो जाएगा, Q भाग में ये संख्या आ जाती है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जितने भाग में हमें निकालना है वो ले लेंगे। हमें कितने भाग में निकालना है, हमें तो ये जो हमारा गाउसियन पृष्ठ था Q डैश, ये मान निकालना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी थी, R, तो इसका आयतन निकाल लो। इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R की 3। इस भाग में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, गुणा में इस संख्या को रख देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा Q डैश का मान, Q डैश का मान हो जाएगा Q आवेश बटे हुए कुल आयतन 4/3 पाई कैपिटल R की 3 गुणा में कितने भाग में निकालना है, 4/3 पाई स्मॉल r की 3। देखो 4/3 पाई से 4/5 क्या बचेगा, सिर्फ हमारा आंसर बच जाएगा Q डैश से बराबर है Q स्मॉल r की 3 बटे हुए कैपिटल R की 3। ये बात ध्यान रखनी है, इतना आवेश हो जाएगा हमारा Q डैश का। जैसे ही हमें पता लग गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, गाउस के नियम का प्रयोग कर दिया। गाउस का नियम क्या कहता है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश की बात है। और ऊपर हमने देखा भी था और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि E और ds एक ही दिशा में है, तो कोण कितना हो जाएगा, 0। तो इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, E ds cos थीटा बराबर है Q डैश बाई एप्सिलॉन 0। थीटा का मान कितना रख दिया, 0। क्यों, क्योंकि थीटा का मान 0 होने का कारण क्या है कि E और ds जो इकाई अभिलंब सदिश है वो परस्पर समानांतर है। तो जैसे ही इसको cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री बराबर है 1 होता है। तो cos 0 का मान 1 है तो 1 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, E ds इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं हम ds, और पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना हो तो क्या हो जाएगा,
समाकलन करना पड़ेगा और वो किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये त्रिज्या हमारी स्मॉल आर है तो यहाँ क्या आ जाएगा स्मॉल आर आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे इसके 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है। आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3। यहाँ हमने क्या लेना है ds किस चीज़ को प्रदर्शित करता है क्षेत्रफल को, इसलिए हमने क्षेत्रफल ले लिया। क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान तो यहाँ रख दिया और क्यू डैश का मान हमने ऊपर निकाल लिया। ये हमारा क्यू डैश का मान है, ये रहा क्यू डैश का मान, ये यहाँ रख देंगे इसमें, यानी क्यू डैश का मान समीकरण 5 से रखने पर ये आपका समीकरण 5 है। तो क्या बन जाएगा ई की जगह तो ई आ गया, ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, क्यू डैश की जगह पे ये रख दो क्यू आर की 3 अपॉन आर की 3, और ये एप्सिलॉन 0 था तो ये एप्सिलॉन 0 ऐसे का ऐसा। अब क्या करेंगे ये ई निकालना चाहते हैं हम, ई निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, इधर तो क्या है क्यू आर की 3 अपॉन आर की 3 एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, इसको हम एप्सिलॉन बना देंगे आर की 3 एप्सिलॉन 0। इधर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। देखोगे तो आर स्क्वायर से आर की 3 कट जाएगा, आर की 3 कटेगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा ई बराबर है, ऊपर तो क्या बचेगा एक तो क्यू एक आर, ये रे एक क्यू एक आर बटे हुए नीचे क्या बच गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर की क्यूब। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो ये समीकरण 6 है ये हमारा क्या बन गया, ये समीकरण 6 बन गया हमारा कि जब बिंदु गोलीय अचालक के अंदर आवेशित अचालक के अंदर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसमें देखो Q कांस्टेंट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट हो गया, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या भी कांस्टेंट है, तो परिवर्तनशील क्या है सिर्फ स्मॉल आर। कौन है परिवर्तनशील स्मॉल आर, तो E समानुपाती है R। यानी इसका सिंपल सा ये अर्थ हुआ कि जब P बिंदु गोले के अंदर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी P बिंदु की केंद्र से दूरी के समानुपाती, जबकि बाहर हो तो हम पढ़ के आए थे 1/r स्क्वायर, तो बाहर अगर P बिंदु है तो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और अंदर हो तो समानुपाती होता है। अब उसके बाद देख लीजिए इसको दूसरे पदों में भी लिख सकते हैं हम। दूसरे पदों में लिखोगे तो क्या बन जाएगा E बराबर है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। यानी ये कैसे आया, इसके आने का ये कारण है कि Q का मान हमने ऊपर वाले समीकरण से रख दिया, हमने ऊपर निकाला था ये Q का मान है हमारा, ये मान उठा के हमने रख दिया समीकरण 3 से। जब समीकरण 3 से मान रखेंगे तो कट के हमारा क्या आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा कि क्यू ई बराबर है रो आर स्मॉल 3 एप्सिलॉन 0, ये बचेगा हमारा। तो जब ये आंसर आ जाएगा तो आप क्या देख पा रहे हैं ई समानुपाती स्मॉल आर। लास्ट केस आ जाएगा हमारा यदि हमारा P बिंदु गोले के केंद्र बिंदु पर स्थित हो। अगर P बिंदु को, ये हमारा गोला है, ये भार बिंदु था, इसको धीरे धीरे पहले पृष्ठ पे लाए, पृष्ठ से फिर हम अंदर लेके गए, अगर इसके केंद्र बिंदु पे ही लेके आ जाएं तो R का मान क्या जाएगा 0। यानी गाउसियन पृष्ठ ऐसा बनेगा, एक बिंदु प्रकार का बनेगा, अर्थात ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 0 हो। तो जब R का मान अगर 0 हो जाए तो इस के अंदर क्या देख रहे थे हम देख रहे थे कि जब किसी गोले के अंदर यानी अचालक गोले के अंदर कोई बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं तो वो उसके केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी के समानुपाती होती है, यानी स्मॉल आर पर निर्भर करेगा। अगर स्मॉल आर का मान ही 0 हो गया, केंद्र पे क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु पे त्रिज्या 0 होती है तो आर का मान 0 हो जाएगा, तो ये मान कितना बन जाएगा ई बराबर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। 0 होने का कारण ये नहीं है कि आवेश नहीं है, 0 होने का कारण है कि स्मॉल आर यानी त्रिज्या का मान 0 हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किसी भी अचालक गोले के अंदर के आवेश के कारण किस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित होती है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको समझना। ये हमने गोला ले लिया, ये हमारा अचालक गोला है, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या को प्रदर्शित करता है, यहाँ इसका केंद्र बिंदु O है, ये भी R है और ये भी R है। तो आप क्या देख रहे हैं
कि केंद्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्ष जो ली हमने, ये ले ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और ये ले ली हमने दूरी की। दाएं और बाएं दोनों तरफ देख लेंगे। तो हमने अभी क्या देखा कि गोले के केंद्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ये दूरी है हमारी, ये कैपिटल आर है। तो केंद्र बिंदु तो ये हो गया ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0। ये आपको दिखाई दे रही है 0 है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जब भी हम किसी भी गोलीय कोश के या अचालक गोले के अंदर होते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ आर के समानुपाती? यानी जैसे जैसे पी बिंदु की केंद्र बिंदु से दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये गोले के ये अंदर है, ओ बिंदु पे धीरे धीरे जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं हम, यानी ऐसे ऐसे दूर जा रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अधिकतम कहाँ हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी इसकी त्रिज्या के बराबर। तो हम देख पाएंगे कि इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी ये। अब उसके बाद देखिए, जब हमारा बिंदु गोले के बाहर स्थित था तो क्या हो जाता था? 1/r² का व्युत्क्रमानुपात। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ क्या हो रही है? कम, क्योंकि r का मान बढ़ेगा तो E का मान अपने आप कम हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये गोला जो था हमारा, ये गोला जो था हमारा, इसके केंद्र बिंदु पे 0, फिर जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाने लगे दूरी बढ़ने लगी, ये दूरी बढ़ने लगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बढ़ना शुरू कर दी है, यहाँ तक बढ़ेगी इसके पृष्ठ तक। और जब इसके पृष्ठ तक बढ़ जाएगी तो उसके बाद क्या हो रही है? फिर ये घटना शुरू हो जाएगी, ये घटना शुरू, दूरी इधर बढ़ रही है लेफ्ट में, चाहे दूरी राइट में बढ़ाओ तो ये तीव्रता क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। यानी E व्युत्क्रमानुपाती r², इधर भी E व्युत्क्रमानुपाती r²। तो हम अच्छे से इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि किसी भी अचालक के गोले के अंदर, एक थोड़ा सा करेक्शन करना, ये अचानक लिखा गया, इसको अचालक लिख लेना भाई, इसको अचालक पढ़ें आप लोग। तो हम देख रहे हैं कि किसी अचालक गोले के लिए दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो हम देख रहे हैं केंद्र पर 0, जैसे जैसे हम इसके पृष्ठ की ओर जाएंगे बढ़ेगी फिर कम होगी। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सबसे अधिकतम उच्चतम मान कहाँ है? एक तो ये है, एक ये है, इससे ऊपर तो मान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ रही है तो कम हो रहा है इससे, इधर दूरी, और अगर हम केंद्र की तरफ जा रहे हैं तो भी कम हो रहा है, इधर भी देखो तो कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मान कहाँ है? इस बिंदु पे। और ये बिंदु कौन से हैं? अगर इस बिंदु को ध्यान से देखा जाए, इन बिंदुओं को ध्यान से देखा जाए तो ये बिंदु कौन से हैं? ये बिंदु हमारे वो बिंदु हैं जो इसकी जो स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के बराबर है, यानी हमारे अचालक गोले के पृष्ठ पर। और मैंने ऊपर लिखा था कि अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। ये आज का हमारा टॉपिक था। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लगातार इसको पढ़ते रहें। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। आपको इसी तरीके से फिजिक्स के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, प्रत्येक चैप्टर के टॉपिक वाइज, वो भी सीरीज से संपूर्ण भौतिकी के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे ऊपर विश्वास बनाए हुए हैं और हमारे से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार फिर मैं संदीप सहारण आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी बच्चा न बचे जो इस वीडियो से बेनिफिट न ले पाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।